तो सबसे पहले ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। ओम्स लॉ में सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि हम सिर्फ उन कंडक्टर्स को फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रहती है। तो जब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस चेंज ना होने की वजह से करंट और वोल्टेज पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंक्रीज होते रहेंगे। तो आप इसमें ये लिखते हो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इफ फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर या कंडक्टर रिमेन्स सेम। ठीक है। तो टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये उसके फैक्टर्स में आता है। और फिजिकल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप उसका लेंथ एरिया कुछ भी चेंज करोगे तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली हम बात ये कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस को किसी भी तरह हमने सेम रखना है, तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, अदरवाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगी। और इसमें जो फॉर्मूला होगा या इक्वेशन होगी वो भी सेम, जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से हमने बनाई थी वो इक्वेशन आपको मिलेगी सेम। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। और V इज इक्वल्स टू आई आर की जगह पर आप इसको शफल करके R के लिए यूज कर सकते हो, करंट के लिए यूज कर सकते हो। बाकी ओम्स लॉ में तो हमारे पास इतना कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होता। अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता होगा कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते भी हो तो एक एक्सिस पर वोल्टेज, एक एक्सिस पे करंट, तो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए। तो इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि दोनों क्वांटिटीज एट अ टाइम इंक्रीज हो रही है। और इसके अलावा अब ओम्स लॉ तो बेसिक है। ओम्स लॉ में मतलब हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, सेम बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक हम जितनी सिचुएशंस देख कर आए तो वो सब एक तरह से ओम्स लॉ में एप्लीकेबल है। ठीक है। अब जो ओम्स लॉ में अप्लाई नहीं हो सकता, या वो सारी चीजें जिन पे हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, उनके सिनेरियोज को हमने देखना है कि वो सिनेरियोज कौन से होंगे और उसमें आपको क्या वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स ये हमारे पास उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन ओमिक कंडक्टर। अच्छा, नॉन ओमिक कंडक्टर में वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ फिलामेंट एलडीआर चार की बात करेंगे। हमारे सिलेबस में चार कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं।
उसमें से सबसे पहला है फिलामेंट, जिसको आप फिलामेंट लैंप के नाम से भी आपको क्वेश्चन में वो बहुत सारी जगह मिल जाएगा। अच्छा, फिलामेंट बहुत सिंपल सा होता है। फिलामेंट का काम क्या होता है कि जो पुराने जो एडिसन बल्ब होता था, एक तरह से आप ये कह लो, तो एडिसन बल्ब में क्या होता था कि वो एक तो बहुत ज्यादा हीटअप होता था। ठीक है, मतलब अभी तो हम एनर्जी सेवर्स यूज करते हैं, वाइट कलर की लाइट होती है और उसमें डायोड्स लगे होते हैं। लेकिन उससे पहले जो यूज होता था, ठीक है, आपने देखा ही होगा, जैसे बाइक और कार की लाइट्स में भी वो अभी भी लगे होते हैं छोटे वाले बल्ब, उस तरह के बड़े बल्ब यूज होते थे, एडिसन बल्ब जिसे हम कहते हैं। तो उसके सेंटर में एक वायर कनेक्ट की जाती थी, जो एक बहुत मतलब थिन सा एक स्प्रिंग होता है उसके बीच में। अब उस थिन से स्प्रिंग के अंदर, मतलब ऐसा क्या होता है कि हम उसको लाइट के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे ये आपके पास डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से आप बेसिक स्ट्रक्चर कोई सा भी कंसिडर कर लो। हाँ, ये वाला टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो अब इसके बीच में ये जो मटेरियल होता था, एक थिन सा आपको स्प्रिंग मिलता था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये मटेरियल फिलामेंट होता है, इस पूरे बल्ब को हम फिलामेंट नहीं कहते। हाँ, इसको हम फिलामेंट लैंप पढ़ते हैं। और इसके अंदर ये जो मटेरियल होता है टंगस्टन, सारा जो मेन प्रोसेस होता है वो इसी का होता है। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद क्या होगा, ये हीटअप होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है। तो अब इसमें क्या होगा कि करंट पास हो रहा है और ये हीटअप होगा, हीटअप होकर ये ग्लो करने लग जाएगा। फिर उसके ग्लो को हम एज अ लाइट के तौर पे यूज करते हैं। अब ये ग्लो क्यों करता है, ये मतलब मेल्ट क्यों नहीं हो जाता। अब फिलामेंट यूज करने का एक एडवांटेज यही है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये मेल्ट नहीं होता, और ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर सकता है आसानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी इसके पास अवेलेबल है। और ये मेल्ट नहीं होता काफ़ी हाई टेम्परेचर होने के बाद भी। और हाई टेम्परेचर आपने देखा ही है, जो जिन्होंने इसे यूज़ किया होगा या यूज़ करते हैं, तो उन्हें आइडिया हो जाता है कितना हीटअप होता है। एनर्जी सेवर अच्छा खासा हीटअप हो जाता है अगर आप उसे भी काफ़ी देर तक ऑन रखते हो तो ये कॉन्सेप्ट होता है फिलामेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है और हमें क्या लिखना है। अभी हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात करें, जिसमें अभी पहला मटेरियल जो है फिलामेंट है, ठीक है। तो हम फिलामेंट को डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आपके पास एडिसन बल्ब होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, इसकी वर्किंग क्या होगी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाले बल्ब में एक प्रॉब्लम और भी ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत आती थी इसकी वजह से, क्योंकि ये जितना ज़्यादा हीटअप होगा ये उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस इतनी बढ़ रही है उसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। लेकिन ये है कि उस टाइम की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे लिए ये काम कर लेता था सारे, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं था। तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करोगे रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो रही होगी, जैसे अभी हमने ऊपर
उसके लिए ड्रॉ किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट और वोल्टेज के लिए। और इसके अलावा अगर हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएं इसमें, ठीक है, तो उसके लिए एक बात हम इसमें और ऐड करते हैं, और वो ये बात होगी देयरफॉर फॉर द सेम इंक्रीज इन वोल्टेज, तो जैसे ओम्स लॉ में क्या था कि वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पर ये कहोगे देयर इज लेस इंक्रीज इन करंट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है। लेस इंक्रीज इन करंट। और दूसरी बात ये कि अब इसमें करंट कम इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपसे ज्यादा पूछी जा सकती है या अस्सलाम आपको वालेकुम पास में पढ़ने सर। में। वालेकुम अस्सलाम। तो वो वोल्टेज और करंट की होगी, ठीक है। तो आपको वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाना आना चाहिए लाजमी। आप वोल्टेज को एक्स पे रखो या वाई पे रखो, आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि वाई पे रखा है तो आप हमेशा वाई पे लिखो। आप एक्स पे भी बना सकते हो वोल्टेज को, वाई पे भी, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब ये वाली जो बात हम कर रहे थे कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा तो करंट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, वोल्टेज जितना वो कम इंक्रीज करेगा। अब इस चीज को अगर आपने ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वोल्टेज का इंक्रीज ज्यादा होगा और करंट का इंक्रीज कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ जो है वो वोल्टेज की तरफ आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा एज कंपेयर टू करंट के। तो शुरू में थोड़े टाइम वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा, उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली वोल्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि वोल्टेज का इंक्रीज या वोल्टेज की वैल्यू जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू करंट के, ठीक है। और एक और बात, जैसे अब ये वाला जो ग्राफ था ना, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इस स्ट्रेट लाइन में आप फॉर सपोज यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो अगर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करने में आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, रेजिस्टेंस, क्योंकि R इज इक्वल्स टू V ओवर I होगा। तो जब आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे तो ग्रेडियंट आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर इस ग्राफ में आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो अब मसला ये आएगा कि यहाँ पर है कर्व। तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट आप उस तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते जिस तरह आप ओम्स लॉ में कर रहे थे या ओमिक कंडक्टर्स के लिए कर रहे थे, ठीक है जी। Sir, can I ask something real quick? जी So towards the start of the class, you have shared some notes regarding circular motion and quantitative analysis. Sir, what are these uploaded in the drive or should I download them right now? नहीं नहीं, वो आपके नहीं है, वो A2 के हैं। वो पहले जो क्लास थी उसमें सेंड किए थे, तो वही कंसेक्यूटिव मीटिंग चल रही है। Oh, okay, sir. Thank you so much. वो A2 के लिए, जो आपका होगा मटेरियल वो मैं क्लास के बाद ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। Oh, अच्छा, all अब right, यहाँ sir. पर, हाँ, अगर आपके पास कर्व ग्राफ हो और फिलामेंट या नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात हो रही हो, ठीक है, हम अक्सर ये मिक्स कर देते हैं कि वो हमसे फिलामेंट के बारे में पूछते हैं, हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, फिलामेंट पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो नॉन ओहमिक है। ठीक है, नॉन ओहमिक का मतलब ये कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करते ही नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे ये वाला ग्राफ है और आप इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप इसमें वोल्टेज करंट दोनों की वैल्यू को रिकॉर्ड करो, गिवन होगी या जो भी क्वेश्चन है वैसा उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से फाइंड आउट करोगे। ठीक है। और उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। लेकिन इसमें आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि ग्रेडियंट से आपको इसमें रेजिस्टेंस नहीं मिल सकती। ठीक है। तो ये बात आपने इसमें याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने इसकी देख ली, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये पता चलता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वोल्टेज की तरफ ग्राफ बेंड हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, फिलामेंट का काम ही यही होता था, टेम्परेचर बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड हो जाएगा। ओके। अब इसमें दूसरे मटेरियल की बात करेंगे। एक हमारे पास नॉन होमिक कंडक्टर आ गया। ठीक है, और ये हमने ग्राफ बनाया बेसिकली हाई रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर और ग्रेटर चेंज इन वोल्टेज का। ठीक है। ओके। अब इसमें जो दूसरा मटेरियल है उसे हम कहते हैं थर्मिस्टर। अच्छा, थर्मिस्टर को याद रखना आसान है, ये फिलामेंट का ऑपोजिट होगा। ठीक है। तो फिलामेंट अगर आपको याद है तो आपको थर्मिस्टर भी याद रहेगा। फिलामेंट के लिए जो सिंबल होगा सर्किट का, वो ऐसे बनेगा। अब जो थर्मिस्टर है उसका सिंबल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी वर्किंग बिल्कुल ऑपोजिट होगी फिलामेंट के। तो इसके बारे में आपको आसानी से याद रहेगा कि जो फिलामेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये उसका इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने के साथ साथ अब जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस कम हो रही है तो अब करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस ज्यादा थी तो करंट इंक्रीज नहीं हो पा रहा था, अब रेजिस्टेंस कम हो रही है तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। और थर्मिस्टर को अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करो तो थर्मिस्टर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है।
ठीक है, तो ये एक ऐसा रेजिस्टर है जो टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है, तभी इसका सिंबल रेजिस्टर जैसा है। और एक लाइन हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें आपको क्या चेंजेस नजर आएगी, तो बेसिकली अपॉन हीटिंग द एटम्स ऑफ थर्मिस्टर स्टार्ट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं थर्मल में भी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि पार्टिकल तेजी से कोलाइड करते हैं। तो इसमें डिक्रीज कैसे हो रही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। सो एटम्स ऑफ थर्मिस्टर starts to lose electrons and number of electrons flowing in the circuit increases। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे फ्री टू मूव करने के लिए सर्किट में। इसका मतलब ये हुआ कि करंट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये वो लॉजिक होती है कि जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। और यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो अब फिलामेंट वाले के ऑपोजिट बनेगी। ठीक है। ओके। अब इसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खुद से बना सकते हो, जैसे आपने पहले वाले के लिए देखी थी, आप इसमें उसको ऑपोजिट कर दो। मतलब जहाँ पे वोल्टेज था उस एक्सिस पे करंट को ले आओ, और जहाँ पे करंट था उस एक्सिस पे आप वोल्टेज को ले आओ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वोल्टेज को यहाँ रखा था और करंट को यहाँ पे, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं भी रख सकते हो। तो इस बार जो ग्राफ है वो करंट की तरफ थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो आप सिंपल ये कह सकते हो ग्राफ बेंड्स टूवर्ड्स करंट एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चल गया कि करंट की तरफ ग्राफ बेंड होगा। अगर करंट जो है वो वाई एक्सिस पे होगा तो ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी को कहाँ पे रख रहे हो, वो आपकी चॉइस है। या जैसा आपको क्वेश्चन में ग्राफ दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसे ड्रॉ करोगे। अब जो नंबर 3 पर है, नंबर 3 वाला इन दोनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी तक हम दोनों जो डिस्कस कर रहे थे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। लेकिन जो नंबर 3 है ये लाइट पे डिपेंड करता है, इसे हम कहते हैं LDR। और LDR का मतलब ये हुआ कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होगा ये। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ ये भी रेजिस्टर ही है ड्रॉ करने में और दिखने में, लेकिन ये लाइट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अभी जो आपने थर्मिस्टर देखा और ये जो LDR आप देख रहे हो अब, इन दोनों में
जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास, हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज में भी देखा होता है कि बहुत सारे अलार्म सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो अगर आप कहीं एंटर करते हो, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है ब्रीथिंग की वजह से। तो अब उससे क्या होता है कि जब आप कहीं रूम में एंटर करते हो तो हम लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है। ठीक है। तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है कि अगर आपने वहाँ थर्मिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, तो थर्मिस्टर उस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और फिर आप उसको एज अ अलार्म सिस्टम या सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। या आपके पास फॉर एग्जांपल बड़े बड़े कंटेनर्स है फॉर सपोज, और उनमें आप ये चीज़ चेक करना चाह रहे हो कि कोई लिविंग थिंग तो नहीं है जो उसमें ट्रैवल कर रहा हो, और या इस तरह की चीज़ों को स्मगल किया जा रहा हो, तो वहाँ पर भी इन्हें यूज़ किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े कंटेनर्स को आप मैनुअली तो चेक नहीं कर सकते सबको खोल के। तो फिर इसी तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वो एप्लीकेशंस यूज़ करते हो। अब एलडीआर जो है वो लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट पे डिपेंड करने का मतलब ये कि आपने देखा है जैसे वो लेज़र लाइट ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपने क्लिप्स में देखा होगा, गेम्स में हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जब हम लाइट वाले वो उस कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं, तो अगर फॉर सपोज आप लाइट को क्रॉस करते हो, ठीक है, अब लाइट को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, वो अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। अब बेसिकली आपने लाइट को क्रॉस किया। अब लाइट को क्रॉस करने से वो अलार्म सिस्टम कैसे ट्रिगर हुआ ये आपको इस एलडीआर में पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। और एक और चीज, अगर आप एलडीआर को सर्च करोगे ना, तो वो कोई इतना आपके पास बड़ा कंपोनेंट नहीं है, बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है। और अलग अलग आप उसे सिनेरियोज में और साइजेस में यूज कर सकते हो अपने सर्किट में। वरना आप देखो ये बस इस तरह से होता है, एक बस सिंपल बीड शेप में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरह आपके पास वो छोटे एलईडी बल्ब्स आते हैं जो आपके माउस और लैपटॉप की कीज में लगे होते हैं, बस ये उस तरह के साइज का होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना ज्यादा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अब बेसिकली इसकी वर्किंग ये होती है कि जब लाइट आकर इस पे शाइन करेगी, तो लाइट शाइन करने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मतलब ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एलडीआर के बारे में, व्हेन, अब जाहिर सी बात है ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, या इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेट्स सपोज किसी डार्क रूम में इसे सेटअप करते हो, और फिर वहां पर आप ब्राइटनेस के साथ इसे टेस्ट करते हो, तो फॉर सपोज अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी लो है, और यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी जाहिर सी बात है हाई होगी, तो जब लाइट इंटेंसिटी लो होगी उस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, और जो करंट की वैल्यू है वो इस जगह पर लो होगी, इस जगह पर हाई होगी। ठीक है। और वोल्टेज भी रेजिस्टेंस के साथ ही होगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बात कर रहे थे ना कि आपने लेजर लाइट के उस ट्रैप को अगर क्रॉस किया, तो वो अलार्म ऑन हो जाता है। ठीक है। अब वो अलार्म ट्रिगर होने का मतलब ये हुआ कि अलार्म को जो वोल्टेज चाहिए था या जो भी पावर चाहिए थी वो उसे मिल गई। ठीक है, आपके ट्रिगर करने से।
तो अब ये होता है कि जब आप उसे क्रॉस करते हो ना, तो क्रॉस करते वक्त क्या होता है कि वो जो एलडीआर पे लाइट शाइन कर रही थी ना, वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने का मतलब क्या हुआ? डार्क। ठीक है। पहले उसके ऊपर वो लेजर लाइट थी, अब लेजर लाइट आपको पता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई होती है। तो जब आप उस लेजर लाइट को क्रॉस कर रहे थे, तो क्रॉस करने की वजह से वो लाइट ब्लॉक हुई। ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ कि वो जो एल डी आर था, उसके ऊपर जो लाइट शाइन कर रही थी वो ब्लॉक हो गई। अब उसके लिए एक डार्क सा सिनेरियो बन गया। अब वो डार्क सिनेरियो में क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उसकी करंट कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, और वो जो अलार्म सिस्टम है वो अलार्म सिस्टम रिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है। और जब वो लाइट दोबारा अपनी जगह पर वापस आप ले आओगे अलार्म को बंद करके, तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसको हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में भी लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में भी यही होगा कि जब रात का टाइम होगा, सनलाइट की इंटेंसिटी नहीं होगी अवेलेबल, और ये उसको डिटेक्ट करके रेजिस्टेंस को हाई करेगा और वोल्टेज हाई करके जो आपके पास लैंप्स लगे होंगे, एलईडी लाइट्स होगी, स्ट्रीट लाइट्स होगी, ये उनको ऑन कर देगा। ठीक है। और जैसे जैसे फिर सुबह होगी, सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये फिर उसे ऑटोमेटिक ऑफ भी कर देगा। ठीक है। तो हम इसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स। और दूसरी बात ये कि हम इसे अलार्म सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो चौथा कंपोनेंट है वो है डायोड। अब डायोड भी बिल्कुल इनसे डिफरेंट है, उसकी भी प्रॉपर्टी और नेचर बिल्कुल अलग है। नंबर 4, डायोड। अच्छा, डायोड की जो सर्किट डायग्राम होगी वो भी अलग है। इस तरह से इसमें जो है वो इसका सिंबल बन जाएगा। अब डायोड में सिंपल सा पर्पस ये होता है कि जैसे हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, उसमें डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर आपने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, तो अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा ना, ये उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो करना। तो इसके खैर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस अभी हम अपने ओ लेवल्स आईजीसीएससी में नहीं पढ़ेंगे। वो आपको A2 में यानी ए लेवल्स में जाकर मिलेगी फाइनल ईयर में। तो उससे पहले हमें इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन की। बस हमें इतना याद करना पड़ेगा, बस इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच अलाउस current to flow in one direction। और वन डायरेक्शन इस तरह से होगी, फॉर सपोज अगर आपके पास एक सर्किट हो, तो उस सर्किट में यहाँ पर
एक एसी सोर्स है। अब डायोड आपने यहाँ पर लगाया ना, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। ठीक है। अब फॉर सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, अब ऑल्टरनेटिंग करंट पहले एक साइड से फ्लो करेगा फिर दूसरी साइड से फ्लो करेगा। ठीक है। तो या अगर हम इसे एसी की जगह पर डीसी कनेक्ट कर देते हैं फॉर सपोज, तो उसमें आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना। तो फॉर सपोज अगर आपने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया। ठीक है। ये लैंप है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है। और ये लैंप ऑन हो जाएगा। लेकिन फॉर सपोज अगर यही चीज आपने डायोड को रिवर्स लगाया होता सर्किट में, तो सिनेरियो कुछ और होता। तो अगेन आप इस कॉन्सेप्ट को अगर देखो, तो लेट्स सपोज ये डायोड अब हमारे पास कुछ इस तरह का लगा हो। और इसके बाद यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। ओ सॉरी, इसको तो वहीं रहने देना है हमने। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसको हमने रिवर्स किया तो अब यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब मसला ये होगा कि जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव साइड से, तो उसको सामने मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल डायोड का। ठीक है। तो अब वो तो उससे फ्लो नहीं करवाएगा क्योंकि रिवर्स फॉर्म में लगा हुआ है। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता तो वो उसको फ्लो करवा देता। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से वो यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करने की वजह से इस साइड पर अगर आप जो लैंप यूज कर रहे हो, यहाँ पर आएगा लैंप। अब ये लैंप हो जाएगा ऑफ। इसका मतलब है सर्किट में करंट पूरा फ्लो नहीं कर पा रहा, वो बीच में रुक गया है। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई कि ये डायरेक्ट करंट जो फ्लो कर रहा है तो इसका क्या सिनेरियो है। ठीक है। तो अब ये जो करंट को जब ये फ्लो करवा रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस चीज को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस या फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये रिवर्स बाइस्ड है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट था ये उसके ऑपोजिट कनेक्टेड था। तो अगर करंट दूसरी तरफ से आता तो ये उसे अलाउ कर देता। तो पहले वाले में जो है वो डायोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, दूसरे वाले में वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा। ये आपके पास इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में तो खैर ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। ओमिक कंडक्टर्स का मतलब सारे वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। और ओम्स लॉ को बेसिकली जो ओबे कर रहे होते हैं वो नॉर्मल कंडक्टर और वायर्स होती हैं जो हम सर्किट में लगाते हैं। ठीक है।
जिसमें आपके पास आयरन, कॉपर, सिल्वर इस तरह के मटेरियल्स आ जाते हैं। तो ये सारे ओमिक होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये, अब इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस में नॉन ओमिक कंपोनेंट्स नजर आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस में देखते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे फिलामेंट के बारे में पूछा है। तो अब इसमें फिलामेंट आपने अपनी मर्जी से बनाना है। तो अब आपकी बिल्कुल इसमें चॉइस है कि आप इसमें जैसा बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। मतलब वोल्टेज को आप वाई पे रखो, एक्स पे रखो, आपकी चॉइस है। ठीक है। अब लेट सपोज आपने यहाँ पर रखा, तो वोल्टेज की तरफ ग्राफ बेंड होता है, तो आप वोल्टेज की तरफ बेंड कर दोगे और इसमें वही इंफॉर्मेशन लिखोगे जो हमने नोट्स में लिखी थी, एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि करंट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ग्राफ बेंड टूवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। ठीक है, वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, ये आप इसमें इंफॉर्मेशन लिखोगे। ओके। इसके अलावा अब इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं, उसमें आपके पास सर्किट गिवन है। इसमें लिखा हुआ है फिगर 6.2 शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट और कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्किट देखना पड़ेगा कि सर्किट में जो है वो फ्लो किस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको दो डायोड्स नजर आ रहे हैं और दो बैटरी के सोर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसको हम ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं। ठीक है। तो जो 12 वोल्ट के चार्जेस का फ्लो है उसको हम ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा उसको याद रखना कि हमने ये ब्लू कलर के जो फ्लो है वो किसके लिए बनाया है। तो यहाँ से जो चार्जेस जा रहे हैं वो एम मीटर से जाएंगे, एम मीटर से आने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उनको दो रास्ते मिलेंगे जाने के लिए। ठीक है। बल्कि हाँ, दो हैं, तीसरा वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो एक वो यहाँ से जाएगा और एक वो यहाँ से जाएगा। अब उसके लिए मसला ये होगा कि ऊपर वाला जो डायोड है वो तो उसको अलाउ कर देगा आगे फ्लो करने के लिए, क्योंकि वो उसके साथ सही कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो दूसरा डायोड है ना, ये उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये उसके नेगेटिव टर्मिनल के सामने आ गया। ठीक है। अब नेगेटिव टर्मिनल के सामने आने का मतलब ये हुआ कि अब ये इसको ब्लॉक कर रहा है, और इसको ब्लॉक करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर सकता, ऊपर वाले पार्ट में से करंट फ्लो करेगा। तो ऊपर वाले रेजिस्टर्स में से करंट होता हुआ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया 12 वोल्ट की बैटरी का फ्लो। और
और अब दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो 3 वोल्ट है, इस वाली बैटरी के फ्लो की बात करें, एक तो पहली बात ये कि इसका वोल्टेज 12 से कम है। पहली बात तो ये। तो अब ये यहाँ से फ्लो करेगा, और अब फ्लो करने के बाद जब ये यहाँ से जाएगा 2.1 ओम से, ठीक है, तो ये 2.1 ओम से तो चला जाएगा। लेकिन इसको एक मसला आएगा कि 12 जब इसके सामने काउंटर पोजीशन में होगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। अब दोनों एक दूसरे के जब ऑपोजिट होंगे तो जाहिर सी बात है 12 वोल्ट 3 वोल्ट को ओवरकम करेगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट बात ये हुई कि यहाँ पर आपने ये देखा कि सर्किट में एक तरफ से 12 वोल्ट वाले चार्जेस आ रहे हैं और एक तरफ से 3 वोल्ट वाले चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है। तो सर्किट में आपको हर पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ इनका इंटरफेरेंस नजर आ रहा है। तो अब आपने जो वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो 12 - 3 करके करना होगा। और ये हो जाएगा 9। ठीक है। तो वोल्ट मीटर पे 9 रीडिंग होगी। और ये हमने कैसे पता किया? आपने देखा कि सर्किट में ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया। अगर 7 होते तो हम ऐड करते थे। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 9 वोल्ट आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द करंट इन द 4.2 ओम रेजिस्टर। अब 4.2 ओम के रेजिस्टर में आपने करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, 4.2 ओम का रेजिस्टर जो है वो यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखो कि इस 4.2 ओम के रेजिस्टर से 12 वोल्ट वाले चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज या जो सोर्स ग्रेटर है वो वाले चार्जेस यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगेन मसला वही है कि सामने से इसको 3 वोल्ट मिलेगा जब, तो फिर से वही बात है, 12 - 3 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, V/R, और वोल्टेज आपको 9 यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वही इस रेजिस्टर के पास होगी। ठीक है। 4.2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.14। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने करंट फाइंड आउट करना है 2.1 ओम रेजिस्टर में। अब 2.1 ओम रेजिस्टर का मसला ये था कि उसके पास ये कम वोल्टेज वाले चार्जेस जा रहे हैं, और जब ये आगे जाएगा तो ये ब्लू वाले जो चार्जेस है 12 वोल्ट वाले, ये इसको काउंटर करेंगे। ठीक है। मतलब 3 - 12 आंसर आएगा माइनस। इसका मतलब ये कि 3 वोल्ट 12 को ओवरकम कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि 3 वोल्ट लेस देन है 12 से, तो चार्जेस का फ्लो उसे ओवरकम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी 0 एम्पियर। ठीक है। और दूसरी बात ये कि डिटरमाइन द रीडिंग ऑन द एम मीटर। अब आपने एम मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एम मीटर अब कहाँ लगा हुआ है? एम मीटर ये रहा। अच्छा, एम मीटर तो वैसे सीरीज में होता है, तो एम मीटर आपको टोटल वैल्यू बताएगा करंट की जो कि सर्किट में फ्लो कर रही है। ठीक है। तो अब आपके सामने ये एक करंट की वैल्यू 2.14 आई है, एक जीरो आई है। तो इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि करंट की जो टोटल वैल्यू है पूरे सर्किट में वो कितनी है। वो 2.14 है। ठीक है। क्योंकि करंट इन दोनों में डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। एम्पियर। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करनी है जो कि 4.2 ओम रेजिस्टर के पास होगी। अब आपकी मर्जी है, आप P इज इक्वल्स टू वी आई अप्लाई करो, या आप चाह रहे हो तो P इज इक्वल्स टू V/R
नहीं, ये था V²/R। और तीसरी इक्वेशन होती है P = I²R। आपकी मर्जी है, आप किसी भी फॉर्मूला से इसमें पावर कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको करंट भी पता है, आपको वोल्टेज भी पता है, आपके सामने रेजिस्टेंस भी लिखी हुई है। ठीक है। तो अगर हम VI लगाते हैं तो वोल्टेज कितना था, 9 था। और करंट की वैल्यू हमने 2.14 कैलकुलेट की है। तो ये आ रहा है 19.26। तो राउंड ऑफ इसको 19 कंसिडर कर लेते हैं, 19 वॉट्स। ठीक है, आप भले ये वाला फॉर्मूला भी अगर लगाते तो राउंड ऑफ आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, या अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते। हाँ, एक में मतलब दो, इसमें वो कनेक्टर्स, दो डायोड्स लगे हुए थे ना। तो इसकी वजह से हुआ ये कि एक जो बैटरी है वो एक साइड से फ्लो कर पा रही है, दूसरी साइड पे उसे वो रिवर्स बाइस की वजह से ब्लॉकेज मिल रही है। ठीक है। और आपने क्वेश्चन पूछा कि डायोड की वजह से चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएंगे तो वोल्टेज ऑपोजिट कैसे होगी और करंट जीरो कैसे होगा। ओके। अच्छा देखो, अब पता है क्या होगा। जो ये एक डायोड था, जैसे जैसे 4.2 है। अब वहां से ब्लू साइड के वोल्टेजेस आगे चले गए, चार्जेस आगे चले गए। ठीक है। अब वो जब आगे जाएंगे ना, अब ये वाला रीजन आप देखो। अब यहाँ पर ये देखो, एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहाँ तो अभी डायोड नहीं है ना। यहाँ तो वो एक दूसरे को काउंटर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जब वो एक दूसरे को काउंटर करेंगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पास वोल्ट मीटर पे शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस सेंस में हम उसको माइनस करके लिख रहे हैं वोल्टेज को। ठीक है। और करंट जीरो इस सेंस में हो जाएगा कि जब यहाँ से 3 वोल्ट्स के चार्जेस जाएंगे, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जो चार्जेस यहाँ से फ्लो होने चाहिए थे 2.1 से, क्योंकि सामने से जो चार्जेस आ रहे हैं वो तो रिवर्स हैं, तो वो तो इधर से जा ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जो जा रहे थे उनकी कैपेसिटी सामने वालों के चार्जेस के फ्लो से कम था। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल रिवर फ्लो कर रहा हो और उसके सामने सी वाटर की वेव्स हो, तो जाहिर सी बात है सी वाटर की वेव्स रिवर की वेव्स को ओवरकम कर लेगी। वेव्स जो रिवर की आ रही थी वो उसको ओवरकम नहीं कर सकती। ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको ओवरकम नहीं कर पाया और चार्जेस आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से वहां पे सर्किट उसका एक तरह से इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन का सिनेरियो था। और इस तरह से आपके पास अब ये जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं ना, इनके लिंक आपको अलग अलग क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। और आप उन्हें इंडिविजुअली अप्लाई करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप ये वाला एक पार्ट देखो, इसमें एक LDR लगा हुआ है। ठीक है। अब इसे हम यूज कर रहे हैं फ्लैश लाइट के लिए। तो इसमें EMF है 4.5। EMF याद होगा आपको, टोटल वोल्टेज जो मेन सर्किट के पास होते हैं। 60 ओम का फिक्स रेजिस्टर लगा हुआ है। LED का करंट है 0.02। अच्छा, 0.02 इसका करंट उन्होंने दे दिया। और बैटरी का EMF भी उन्होंने बताया आपको 4.5। और 60 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी LED आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LED यानी इसी की बात हो रही है, इसका वोल्टेज निकालना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब आप देखो कॉम्बिनेशंस आपको याद होंगे, ये पूरा सर्किट सीरीज में है। सीरीज में होने का मतलब ये हुआ कि इसके पास भी करंट 0.02 एम्पियर होगा। सही है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा। अब जब करंट सेम रहेगा तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फिक्स रेजिस्टर है ना,
इसका वोल्टेज फाइंड आउट कर लो। तो करंट होगा 0.02 और रेजिस्टेंस है 60। तो वोल्टेज हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 60, 1.2। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक बात है क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो अक्रॉस दी एलईडी आपने कैलकुलेट करना है। तो एलईडी का वोल्टेज आप फाइंड आउट करोगे। तो अब आपको वोल्टेज पता चल गया वैसे। ये वोल्टेज ले रहा है 1.2 वोल्ट्स, टोटल था 4.5। तो जो एलईडी का वोल्टेज होगा, ईएमएफ में से रेजिस्टर का वोल्टेज आप माइनस कर दो, तो जो बाकी वोल्टेज बचेगा वो किसका होगा, वो एलईडी का होगा। तो ये हो जाएगा 3.3। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें हमने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया अभी तक। अभी तक हमने एलईडी के बारे में कुछ नहीं किया स्पेशल, बस हमने कॉम्बिनेशन अप्लाई करके इसको सॉल्व किया है। और पार्ट बी है, एक्सप्लेन व्हाई द एलईडी डज नॉट लाइट अप इफ द बैटरी इज रिवर्स्ड। तो अब यहाँ पर आप देखो कि अगर बैटरी को रिवर्स कर दें, अच्छा देखो अभी प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि माइनस यहाँ पर आ जाए, प्लस यहाँ पर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम डायोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस प्लस के साथ जब आएगा तो वो वर्किंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा ये बता सकते हो कि डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन को अलाउ करता है। Part C, the chemical energy stored in the battery is 1050 joules. Show that flashlight operates for approximately 3 hours. तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि फ्लैशलाइट जो है वो 3 घंटे के लिए चल सकती है। अब इन्होंने आपको एक एनर्जी की वैल्यू तो बता दी, और टाइम आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे कि बात हो रही है बैटरी की, तो बैटरी का वोल्टेज है 4.5, करंट है उसका 0.02। तो अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो VIT, और इसमें से आप टाइम फाइंड आउट करते हो, तो ये हो जाएगा E/VI। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 1050, और वोल्टेज जो है वो कितना था बैटरी का, 4.5, और करंट की वैल्यू 0.02, 0.02। तो अब आप इससे जब टाइम की वैल्यू निकालोगे, 11666, इसको राउंड ऑफ करके 7 कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो सेकंड्स है इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने ये वैल्यू लिखी। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको 60 × 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हो, सेकंड से पहले आपको मिनट में जाना है,
एक बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए फिर एक बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए दो बार 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11667 डिवाइडेड बाय 60 × 60, ये हो जाएगा 3.2। तो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जो उन्होंने पूछा था। और पार्ट डी में है कैलकुलेट टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द एलईडी इन 3600 सेकेंड्स। चार्ज आपने फाइंड आउट करना है और टाइम की वैल्यू गिवन है। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिसिटी का किया था, Q इज इक्वल्स टू आई टी, यानी करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज की वैल्यू है 0.02 और टाइम है 3600, तो ये आएगा 72 कूलम्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपके सामने अब आप वही फॉर्मूलाज यूज करोगे जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे। V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और जो कंपोनेंट्स हैं वो एक एक करके ऐड हो रहे हैं, और कहीं पर है कहीं पर नहीं है। कहीं पर है भी तो उसका कोई काम नहीं हो रहा स्पेसिफिक। जैसे यहाँ पे एलईडी थी, तो उसमें बस एक लाइन का क्वेश्चन था कि वो क्यों नहीं फ्लो करेगा अगर रिवर्स कर दें, बाकी सब चीजें कॉमन थी। ठीक है, बाकी और भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया होता रहेगा। इसमें जितने ज़्यादा सर्किट्स के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, उतने ज़्यादा सर्किट्स को सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है।